हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर स्कूल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट न्यू सीरीज़ ऑफ आवर चैनल, जिसमें कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एक टफेस्ट यूनिट मानते हैं अपने सब्जेक्ट का, बट अगर हम उसको एक बेहतर तरीके से समझें और पढ़ें और जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनको अच्छे से समझें तो ये कोई टफेस्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर आप सारे पॉइंट्स उसके सारे पॉइंट्स अगर मिलाते हुए चल रहे हो सारे इवेंट्स, तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशंस। और कुछ इसी तरीके से हम पढ़ते हुए भी चलेंगे, जहाँ पर हमें कई सारी नई आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी और समझने को मिलेगा कि ये डिप्लोमेसी, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, लाइक क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं या फिर टीवी डिबेट्स में देख रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हमें समझने को यहाँ से मिलेंगी। वैसे ये जो वीडियो है ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ तो हम नहीं देखेंगे, बस हम नॉर्मल सा उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस की मीनिंग, डिफिनेशन और उसके नेचर, इसको ये सारी चीज़ें समझेंगे, देखेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना इवेंट्स वाला, जिसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं स्टार्टिंग से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलते रहें। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम मीनिंग ही देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ IR, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं हम, तो सबसे पहले ही सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि उसको हम समझें वो चीज़ है क्या, वाकई में वो चीज़ है क्या। जो ये IR होता है, ये यहाँ पर हम किन चीज़ों की स्टडी करने वाला है ये देख लेते हैं। वॉर एंड पीस की, डिप्लोमेसी की, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, लाइक क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें, एंड जो भी इस टाइम पे इंटरनेशनल सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी हेल्ड हो रहे हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्ड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके IR में लेकर आते हैं और उसकी स्टडी हम करते हैं IR में। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ, एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर IR में, एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं जिनका नाम है मार्गेनथाउ इनके हिसाब से। तो ये जो मार्गेनथाउ है ये बोलते हैं इट्स ए स्ट्रगल फॉर एंड यूज़ ऑफ पावर अमंग द नेशंस। जो भी नेशंस हैं उनके बीच में पावर का जो स्ट्रगल है, मीन्स कोई किसी कहीं ज़्यादा पावर का यूज़ कर लेते हैं, कोई बोलते नहीं, कोई खुद को सुपर पावर मानते हैं, कोई किसी और को मानते हैं। तो इस चीज़ को जो ये स्ट्रगल हो रहा है, इसी मार्गेनथाउ बोलते हैं कि यही है IR, यही इंटरनेशनल रिलेशंस है। नेक्स्ट आते हैं क्विंसी राइट, जो बोलता है कि IR इंक्लूड्स रिलेशंस बिटवीन मेनी एंटिटीज़ ऑफ अनसर्टेन सॉवरेंटीज़। वो बोलता है कि कई सारे सॉवरेन स्टेट्स हैं जिनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है टाइम पे, और फिर उन अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, और कुछ इस तरीके का जो रिलेशंस बने रहते हैं, मीन्स कभी मन मुटाव होता रहता है उनमें, कभी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, कभी वो फ्रेंडमी की तरीके से एक्ट करते हैं। फ्रेंडमी क्या होता है, लाइक कोई फ्रेंड है वो आपका, बट वो कोई दिखाता तो है कि हाँ हम आपके फ्रेंड है, बट वो आपके खिलाफ हमेशा चीज़ें करता है। लाइक इंडिया चाइना में क्या होता रहता है, चाइना दिखाता तो है कि हाँ हम बहुत अच्छे आपके वेल विशर हैं, फ्रेंड है, बट वो इंडिया के खिलाफ हमेशा चीज़ें करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का, इन सब का जो स्टडी है, जो भी इन सब का एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया गया है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम IR बोलते हैं। फिर आते हैं पाल्मर एंड पार्किंस, वो क्या बोलते हैं, डिस्कशन और IR इन्वॉल्व्स बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल इशूज़। लाइक देखिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इशूज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें वॉर एंड पीस की चीज़ें हो रही है, या फिर ह्यूमन राइट्स या डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही है, ये सब हमारा आ जाता है पॉलिटिकल चीज़ों में। बट जब हम बातें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बोल रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई ऐसे मान लीजिए पैंडमिक आ गया, लाइक अभी आया था COVID-19, तो ऐसी कोई चीज़ें हो जा रही हैं, तो उस टाइम पे क्या है, ये नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं, और इसके लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इसके लिए भी हम एक साथ जुटकर इससे फाइट करते हैं, तो ये नॉन पॉलिटिकल चीज़ें भी आ रही हैं इसमें। तो वो बोलते हैं कि इन सब के ऊपर जो डिस्कशन होता है, जो एक डिसिप्लिन बनाया जाता है, एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, एक स्टडी करी जाती है, उसे हम IR बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जिनके हिसाब से हमें IR की डिफिनीशन पता करनी थी, IR का पता करना था कि ये क्या होते हैं, ये हमने देख ली। तो जो ये IR का नेचर है वो काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। लाइक क्या है, जो भी जियो पॉलिटिक्स है हमारी, वो आए दिन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये मल्टी फेस्ड है। इसका कोई एक हम फेस नहीं मान सकते, एक पोलार नहीं मान सकते, ये चेंज होती रहती है हमेशा। जो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है, जो एस्पेक्ट आता है, वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या होता है कि
जो कि बेस्ड होता है, ये जो आईआर है वो बेस्ड होता है काफ़ी सारे फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में बेस्ड होता है। लाइक पॉलिटिकल साइंस में कहीं बेस्ड होता है, कहीं पर जाकर वो इकोनॉमिक्स में बेस्ड हो जाता है, फिर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड लॉ, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है आईआर का जो अप्रोच है। आईआर का जो अप्रोच है वो, फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होते हैं मल्टी लेवल एनालिसिस। जब हम आईआर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें इसका एनालिसिस काफ़ी सारे लेवल्स पे करना पड़ता है, मल्टी लेवल्स पे करना पड़ता है। यानी कि हम पहले आईआर को लेते हैं एज एन इंडिविजुअल लेवल, एक इंसान के लेवल पे हम अगर आईआर की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं कि उसको कुछ स्टेट्स के बेसिस पे करने लगते हैं। अभी हमारा बेस था एक इंसान था, फिर हम उसको स्टेट के बेसिस पे करने लगते हैं, और फिर हम उसकी स्टडीज़ इंटरनेशनल लेवल पे करने लगते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ जोड़ने लगते हैं, कई सारी इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाने लगते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो ये एनालिसिस होता है वो मल्टी लेवल पे पहुंच जाता है। फिर आते हैं नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल एनालिसिस। नॉर्मेटिव क्या होता है कि जब एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ पे किसी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि ये तो एक नॉर्मेटिव एनालिसिस हो जाती है। पर एम्पेरिकल एनालिसिस क्या होता है कि जब हम किसी एम्पेरिकल एविडेंस को यूज़ करते हैं, या फिर चीज़ों को समझने के लिए किसी एम्पेरिकल एविडेंस का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्टर्स का यूज़ करते हैं जो कि उसमें यूज़ हो रहे हैं, आईआर में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है उसकी हेल्प लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक एम्पेरिकल एनालिसिस हो जाती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक होता है नेचर, जो भी है आईआर का नेचर है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होता रहता है। हर टाइम पर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ आज अगर सुपर पावर्स 5 हैं तो कल या फिर आने वाले डिकेड्स में भी यही पाँचों ही रहेंगे। क्या पता कोई हट जाए, कोई नया जुड़ जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये डायनेमिक चीज़ें हैं, ये चेंज होती रहती हैं। इसमें इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में कभी भी कोई चीज़ फैक्ट नहीं मानी जाती, कभी कोई चीज़ फैक्चुअल नहीं मान के चला जाता। ये चीज़ें डायनेमिक होती हैं, चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ। जैसा कि कहीं पे गवर्नमेंट आती रहती है, चेंज होते रहते हैं, उसी टाइप से आईआर भी चेंज होते रहते हैं। फिर क्या है, ये जो नेचर है आईआर का ये बहुत ही एनार्किकल है। क्यों एनार्किकल है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस नहीं है, कोई एक ऐसा सेंटर टाइप का, जैसे लाइक हमारे स्टेट्स में होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारा सेंटर होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, वहीं पर सारी चीज़ें कंजुगेट करी हुई होती हैं। बट जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या फिर जियो पॉलिटिक्स है, उसका कोई सेंटर नहीं है, कोई ग्लोबल गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी दो स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं तो कोई उसके लिए ये नहीं है कि लॉज बनाए हुए हैं, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। यूएन करता है सारी चीज़ें, बट वो एट अ बहुत लार्ज लेवल पे नहीं कर पाता है। वो छोटे छोटे मसले सुलझा देता है, बड़ी चीज़ों पे वो इंटरफेयर नहीं कर पाता है। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, कई सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ पे निर्भर हैं अपने लिए, जो कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली किसी भी तरीके से मजबूत नहीं है। वो सारी चीज़ों के लिए उनको इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है किसी दूसरे स्टेट पर। ऐसे ही सामने वाला स्टेट किसी दूसरी चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम रिसोर्सेज का ही ले लेते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ऑयल रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ उस पर डिपेंड है कि हम यहाँ से ऑयल रिसोर्सेज लेंगे। बट जिस कंट्री से हम ऑयल रिसोर्सेज ले रहे हैं उसके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो सामने वाली कंट्री क्या बोलती है कि ठीक है आप मुझे ऑयल रिसोर्सेज दे रहे हो, आप ये जो गवर्नमेंट है इसे मैं सपोर्ट करूँगा आने वाले इलेक्शंस में। या फिर मान लीजिए कोई चीज़ है ऐसी जो कि उसके पास नहीं है, मान लीजिए सीरियल्स नहीं है, अनाज वगैरह नहीं है, तो ये दूसरी वाली कंट्रीज़ वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है अपने यहाँ से, अनाज वगैरह। तो ऐसा होता रहता है, इंटरडिपेंडेंस की वजह से भी यहाँ पे रिश्ते बदलते रहते हैं, कभी किसी से बनते रहते हैं, कभी किसी से बनते रहते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। एंड फिर आती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पे सबके इंटरेस्ट अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, आइडियोलॉजीज़ भी अलग है, यहाँ तक कि हमारा जोग्राफिकल एरिया अलग है। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें बेटर हैं, क्लाइमेट बेटर है, कुछ चीज़ें नहीं सही हैं, तो ऐसा चीज़ें डाइवर्सिटीज़ तो है ही। इस वजह से इंसान का जो मानसिक मेंटलिटी होती है वो भी अलग हो जाती है डाइवर्सिटीज़ की वजह से। फिर है पावर्स। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल यूएसए है, वो उसने नाटो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, तो वो क्या करता है कि कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता है और ज्वाइन करने को बोलता है नाटो को। तो इसमें क्या है कि कई सारी कंट्रीज़ ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट कुछ हैं जो नहीं भी ज्वाइन करते हैं। अब जो रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ वो इसी के बेस पे स्टार्ट हुआ, बट वो कैसे हुआ वो सब चीज़ें हम आगे देखते रहेंगे क्योंकि इवेंट्स हैं, इवेंट्स में तो हम ये सब पढ़ते ही रहेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है स्कोप। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्कोप है, आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ों में हमें सुधार करते रहना है, इसका स्कोप देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है इसमें वो है इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर।
यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि इशूज़ ऑफ वॉर एंड पीस, जो भी इशूज़ हैं वॉर एंड पीस से रिलेटेड, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड एंड टेररिज्म से रिलेटेड, आर्म्स कंट्रोल, लाइक कई सारे आर्म्स कंट्रोल के एग्रीमेंट्स हुए, NPT CTBT ये सब मिलाते, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ में इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं। फिर आते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कई सारे हैं, लाइक UN की अभी मैंने बात करी, WTO है, WHO है, एंड IMF एक इम्पॉर्टेंस रखता है, IMF भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं IR को सेफ देने में, कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसमें। फिर ग्लोबल गवर्नेंस, अगर ग्लोबल गवर्नेंस है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैंडल हो सकती हैं। ग्लोबल गवर्नेंस क्या होता है कि जो भी चैलेंजेस हैं ग्लोबल प्रॉब्स को मैनेज करने में, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, सबसे बड़ी चीज़ अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज होगी, या फिर ह्यूमन राइट्स हो गए और पॉवर्टी हो गई, तो ये सब चीज़ों को ये सब जो चैलेंजेस हैं इन सबको मैनेज करने के लिए कोई ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए, राइट। ये सारे जहाँ पे सारे कंट्रीज़ कुछ अपना पार्ट दें या फिर कुछ अपनी हिस्सेदारी अपनी दिखाएं, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम सुधार सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड, फाइनेंस, डेवलपमेंट, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, ट्रेड किस तरीके से बेटर करा जाए, या फिर फिनांस, जहाँ पर जो देश ज़्यादा गरीब हैं उनको किस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, या फिर डेवलपमेंट जो अंडर डेवलप्ड है, बहुत बुरी स्थिति है जिन कंट्रीज़ की, उन कंट्रीज़ में लोगों की हालत में सुधार कैसे लाया जा सके, ये सब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में आते हैं। कुछ इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए जो कि हमारे जो ये वर्ल्ड है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें सारी कंट्रीज़ के पीस और सिक्योरिटी की बातें करें, और सबको जो भी सही रास्ते हैं, सही तरीके से कैसे कौन सी सिचुएशन को हैंडल करना है ये बताए, और अकॉर्डिंग टू लॉज रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पे पार्शियलिटी हो रही है किसी कंट्री के साथ, ऐसा भी ना हो। ऐसे इंटरनेशनल लॉज बनाने चाहिए ताकि जो भी चैलेंजेस है ये एक कंट्री दूसरे कंट्री से फेस कर रही है, वो चैलेंजेस को हम हटा सकें। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं फ्यूचरिस्टिक व्यू, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाले हैं, कैसे वर्ल्ड में चेंजेस होने वाले हैं, जियोपॉलिटिक्स में कैसे चेंजेस होने वाले हैं, या फिर डिप्लोमेसी किस लेवल पे पहुंचने वाली है, ये एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो जो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा, वो हो जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ कंट्रीज़ थे जो भी ये वर्ल्ड वॉर्स जीत रहे थे, वो साइड में सारी की सारी कंट्रीज़ हो जाया करती थी, ओके। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या हुआ कि दो पोलार्स हो गए, एक USA का हो गया एंड नेक्स्ट हो गया USSR के। इस टाइम पे क्या हो रहा था कि कोल्ड वॉर चल रहे थे। अभी ये कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 पोलार्स में हो गया था दुनिया, पूरी कंट्रीज, सारी कंट्रीज़। हालांकि नेहरू, नासिर, टीटो ये तीनों ने मिलकर कुछ नॉन अलाइनमेंट वाला चीज़ें करी, जिसमें इन लोगों ने किसी भी दोनों में से किसी के साथ नहीं जाने को सोचा, और अलग एक गुट बनाया, जिसे बोलते थे ना गुट निरपेक्ष बोलते हैं, ऐसा कुछ बनाया। बट ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या कर रहे थे कि किसी ना किसी एक तरफ वो जा रहे थे, तो इस वजह से। बट अभी क्या हो रहा है, अभी क्या वर्ल्ड में हो रहा है कि कई सारे ऐसे इमर्जिंग पावर्स हैं, लाइक इंडिया हो गए, जापान हो गए, कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी सुपर पावर के तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। तो जो फ्यूचर है वर्ल्ड का, वो है कि मल्टीपोलर हो जाएगी चीज़ें, जो है वो मल्टीपोलर हो जाएंगे। अभी न्यू पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इन सब का इमर्जेंस एक मल्टीपोलर को लीड करेगा। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है। लाइक अभी क्या हो रहा है कि कितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज बिल्कुल वर्ल्ड में छाया हुआ है एक चीज़, तो AI हो गया, या फिर रोबोटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में कितनी सारी नई चीज़ें, नई एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। सो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनमें पड़ेगा ही, ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि बस स्टेट्स कुछ नए स्टेट पावर्स आ रहे हैं इसी से ये चेंजेस होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो उनके आने से चेंजेस होंगी वर्ल्ड में। लाइक कई MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, उनके इमरजेंस से वर्ल्ड में चेंजेस होंगे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कई सारे बनाए जा रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस निकल रहे हैं, या फिर NGOs कई सारे नए बनाए जा रहे हैं, उन सब से क्या होगा, उन सब से भी ये चेंजेस होंगे IR में। फिर ट्रांजिशनल एडवोकेसी नेटवर्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त IR को सेव करने में। फिर उसके बाद क्या होता है कि चाइना का जो राइज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
देखिए अभी जो कोविड आया, जो पैंडमिक आया, उससे पहले क्या हो रहा था कि चाइना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि अभी भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे है, बट कई सारी कंट्रीज़ ने उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी कंट्रीज़ ने ऐसा उस पर एलिगेशन लगाया कि ये चाइना की वजह से ये कोविड-19 फैले हैं और ये पैंडमिक फैला है। तो चाइना पे कई सारे कंट्रीज़ ने बैन भी करा, और चाइना ज़्यादातर किसी की हेल्प भी नहीं कर रहा था। ये नहीं है कि मान लीजिए उनके यहाँ से ये चीज़ें इन्फेक्शंस फैल रहे हैं तो वो हेल्प करें, बट वो ज़्यादातर किसी की हेल्प भी नहीं कर रहा था। और एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी यूनिटरी पार्टी सिस्टम है, इस वजह से किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि चाइना में क्या हो रहा है, कितनी डेथ्स हो रही हैं, बस वही पता चल रहा था जो कि गवर्नमेंट बता रही थी। तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा चाइना का। बट उससे पहले क्या हो रहा था कि राइज ऑफ चाइना बहुत ही तेज़ी से हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और जो कि जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज लाने का कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं, आए दिन नई नई समिट्स हो रहे हैं, नए डायलॉग्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। एंड फिर क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन, ऑफकोर्स ग्लोबलाइजेशन बहुत ही तेज़ी पे है, और ये कुछ चीज़ों में बहुत ही अच्छा भी है। आई मीन लाइक एक जो हमारा वर्ल्ड है वो एक विलेज के तरीके से होता जा रहा है। सो ये अच्छा भी है और बुरा भी है कुछ चीज़ों में। फिर क्या हो रहा है, पावर शिफ्ट्स हो रहे हैं, पावर बहुत ही तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं, नए हाथों में जा रहे हैं पावर, लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इन सब चीज़ों का। फिर जो भी ट्रेडिशनल पावर्स हैं लाइक यूएस, यूरोप, इन सब का क्या हो रहा है कि इन सब का डिक्लाइन हो रहा है तेज़ी से। इन लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आईआर में पढ़ने। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज का आईआर का, उसके रिगार्डिंग, जिसमें हमने मीनिंग देखी, डेफिनेशंस देखे आईआर के, एंड स्कोप, नेचर भी देखा। फिर उसके बाद हमने फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ भी देखे। एंड जहाँ तक बात है कि हाँ आइडियोलॉजीज़ भी, कई सारी जो भी इमर्जिंग आइडियोलॉजीज़ हैं वो भी हमें इसमें देखना चाहिए था। बट क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम एग्जाम्पल्स के तरीके से समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। तो आइडियोलॉजीज़ मैं आपको तब बताते चलूँगी जब जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। ओके, लाइक कोई लिबरल स्टेट है या फिर कोई लिबरल लीडर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको लिबरलिज्म का मीनिंग बताऊँगी। उससे क्या होगा कि आप वो चीज़ को तुरंत से समझेंगे, तुरंत वो चीज़ें आपके सामने एग्जाम्पल के तरीके से रहेंगी, और एक बेटर तरीका हो सकता है समझने का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे इवेंट से, लाइक जो भी हमारे फर्स्ट पीएम थे, पीएम नेहरू से हम पीएम मोदी, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी तक का हम कवर करेंगे कि उन लोग की जो फॉरेन पॉलिसी थी या फिर जो डिप्लोमेसी थी वो किस तरीके से थी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट्स जब आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।